Okay, now let's start with the next topic, that is skimming and scanning. स्कीमिंग एंड स्कैनिंग जो है ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन की स्किल्स या टेक्निक्स हैं। जब हम किसी भी चीज़ की रीडिंग करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सबसे बेसिक्स टेक्निक्स हैं वो स्कीमिंग और स्कैनिंग हैं। सो स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग एक फास्ट रीडिंग टेक्निक है जो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? मेन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने में। मीनिंग कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ को, किसी चैप्टर को, किसी पेज को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे होते हैं कि इसमें इसका मेन आइडिया क्या है, यानी इसमें एक्चुअली बात किस चीज़ के बारे में की गई है। समटाइम्स आप किसी क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ढूंढना चाह रहे होते हैं, या आप सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये बुक या ये जो चैप्टर है वो आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन से रेलेवेंट है या नहीं, या आपका रेलेवेंट मटीरियल इसमें मौजूद है या नहीं। तो आप पूरा पढ़ने में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ उसका मेन आइडिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्किमिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पस उसका क्या है? टू आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ ऑफ अ टेक्स्ट। फास्ट रीडिंग टेक्निक है। पर्पस क्या है? मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना। अब लोग स्किमिंग करते क्यों हैं? जब उनके पास बहुत ज़्यादा रीडिंग मटेरियल हो और टाइम उनके पास शॉर्ट हो। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हम समटाइम्स वर्ड बाय वर्ड पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हम यूजुअली स्किमिंग कर रहे होते हैं। हम हेडलाइंस पे नज़र डालते जाते हैं और उनमें से फिर अगर कोई न्यूज़ हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे तो हम फिर उसको पूरा पढ़ लेते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने मोबाइल पे भी जो न्यूज़ वाला पेज है अगर वो आप देख रहे हों तो आप उसको एक एक नज़र डालते जाते हैं, और अगर उसमें से फिर कोई अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप उस पेज को खोल के फिर उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो स्किमिंग। अब स्किमिंग हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करती है? सबसे पहले तो ये कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ा देती है ताकि आप किसी भी टेक्स्ट की जिस्ट को समझ सकें। जिस्ट होता है उसका मेन आइडियाज़, उसके अंदर जो उसका क्रक्स है। नहीं, मेन हेडिंग्स को रीड नहीं करना, मेन आइडिया के लिए टेक्स्ट को पढ़ना कि जिसमें आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया पे होता है। करनी कैसे है वो भी हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पर्पस क्या है उसका। तो हम सिर्फ जिस्ट ऑफ टेक्स्ट पे फोकस करते हैं और सिर्फ मेन आइडिया पे फोकस करते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि क्या टेक्स्ट वाकई में इंटरेस्टिंग है, क्या हमें मज़ीद इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं स्किमिंग करने के लिए, यानी हम स्किमिंग करते कैसे हैं? कोई भी जो टेक्स्ट है उसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम और उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। यूजुअली इंट्रोडक्शन और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में मेन आइडिया दिया जाता है या मेन आइडियाज़ और पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया होता है। तो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से हमें आइडिया हो जाता है। जैसे अगर कोई ऐसे है 3 पेजेस का, तो उसका आप इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ें, कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ें, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये ऐसे किस टॉपिक के बारे में और इसमें कौन कौन से सब पॉइंट्स डिस्कस किए गए होंगे। इसी तरह से अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हों तो उसका पहला जो चैप्टर होता है और जो लास्ट चैप्टर होता है अगर आप वो पढ़ लें तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाता है कि ये जो बुक है ये किस चीज़ के बारे में है, इसमें कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए होंगे। सो पहली स्ट्रेटजी क्या होती है स्किमिंग की कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि अगर हेडिंग्स हैं तो वो पढ़नी है, अगर सब हेडिंग्स हैं तो वो पढ़नी है, अगर टाइटल्स हैं तो वो पढ़ने हैं, अगर सब टाइटल्स हैं तो वो पढ़ने हैं, अगर इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस कहते हैं पिक्चर्स को। समटाइम्स टेक्स्ट के अंदर पिक्चर्स होती हैं और उन पिक्चर्स के नीचे छोटे छोटे कैप्शंस भी दिए होते हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। उनसे भी हमें काफ़ी हद तक उस टेक्स्ट का मेन आइडिया समझने में हेल्प मिलती है। फिर अगर उस टेक्स्ट के अंदर हमें कहीं कोई डेट्स नज़र आती हैं तो हम वो भी पढ़ लेते हैं, अगर कहीं कोई नेम्स पे नज़र पड़ती है तो हम वो भी पढ़ लेते हैं, अगर कोई प्लेस नेम्स पे नज़र पड़ती है तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। एंड ऑब्वियसली पिक्चर्स को देख लेते हैं तो उससे हमें एक ओवरऑल समझने में आसानी हो जाती है कि ये जो पूरी टेक्स्ट है इसका मेन आइडिया या मेन थीम है क्या। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्किमिंग करते कैसे हैं। मेन आइडिया के लिए फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स, सब टाइटल्स और इलस्ट्रेशंस देखनी हैं,
डेट्स, नेम्स और प्लेसेस देखने हैं और बाकी हर चीज़ को इग्नोर कर देना है। फिर सेकंड नंबर पे आती है स्कैनिंग। यूजली स्किमिंग और स्कैनिंग एक साथ यूज़ की जाती हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज कि आपको कोई कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ दिया जाता है और आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं एग्जाम के अंदर, या आपको एक्सरसाइज के एक चैप्टर है उसके एंड पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और आपने उनके आंसर्स जो हैं वो ढूंढने हैं उस चैप्टर के अंदर से। तो बजाय इसके कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप पूरा चैप्टर ए टू जेड नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करते हैं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर से कीवर्ड्स को पिक करते हैं और फिर चैप्टर के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। जहाँ जहाँ आपको वो कीवर्ड्स नज़र आते हैं उन एरियाज़ को आप हाईलाइट कर लेते हैं और इसके बाद सिर्फ उन हाईलाइटेड एरियाज़ को पढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उस क्वेश्चन का आंसर उन हाईलाइटेड एरियाज़ में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद हो तो ऑब्वियसली आपका काम ख़त्म, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर मौजूद ना हो तो फिर आप बाकी टेक्स्ट पे नज़र डालते हैं, तो इस तरह भी आपका टाइम बच जाता है, आपको पूरी टेक्स्ट पढ़नी नहीं पड़ती। तो ये पर्पज़ है स्कैनिंग का। स्किमिंग में हम मेन आइडिया पे फोकस करते हैं, स्कैनिंग का पर्पज़ होता है स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी आइज़ को मूव करते हैं क्विकली किसी भी पेज के ऊपर और उसमें हम ढूंढ क्या रहे होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस, वो स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और इस टेक्निक को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें, जैसे लेट्स सपोज हमें डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना हो या किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो। जैसे एक पूरी टेक्स्ट है और उसके अंदर से आपको एंड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ हो कि व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, तो अब आप सिर्फ वो ईयर ढूंढेंगे, नंबर्स पे फोकस करेंगे कि कहाँ वो नंबर दिया हुआ है या वो डेट दी हुई है जब पाकिस्तान बना था। हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो बजाय इसके कि आप पूरी टेक्स्ट पढ़ें, आप सिर्फ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट का वर्ड ढूंढना शुरू कर देंगे। जहां आपको डिपार्टमेंट का वर्ड नज़र आएगा, आप उसके आगे पीछे की लाइंस देखेंगे कि यहाँ कहीं नंबर दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स का। वहाँ नहीं नज़र आएगा तो आप आगे देखना शुरू कर देंगे और जहाँ जहाँ टेक्स्ट के अंदर डिपार्टमेंट का वर्ड होगा वहाँ आगे पीछे की लाइंस आप देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस टेक्स्ट के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर मौजूद है या नहीं है, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। और इस तरह आपको पूरी टेक्स्ट पढ़नी नहीं पड़ेगी। सो दैट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग। सो स्कैनिंग जो है वो एक आर्ट है रीडिंग का, जो आपको किस चीज़ के लिए हेल्प आउट करता है, फैक्ट्स ढूंढने में, पर्टिकुलर डिटेल्स ढूंढने में। एक तरह से पर्ल डाइविंग की तरह है, जैसे लोग समुद्र में के नीचे डुबकी लगाते हैं पर्ल ढूंढने के लिए, वैसे ही आप एक टेक्स्ट के अंदर जाते हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट ढूंढने के लिए। स्लाइड नंबर 31। और ये दोनों ही टेक्निक्स का मेन पर्पस क्या होता है, टाइम सेव करना, ताकि जो रीडर है उसको पूरी टेक्स्ट भी ना पढ़नी पड़े और जो जिस पर्पस के लिए वो उस टेक्स्ट को पढ़ना चाह रहा है वो पर्पस भी वो अचीव कर ले। सो दीर आर स्किमिंग एंड स्कैनिंग। और इस पर आपको क्वेश्चंस भी यही आते हैं कि व्हाट आर स्किमिंग एंड स्कैनिंग, हाउ आर दे यूज्ड, और फिर उसके साथ आपको उनका डिफरेंस बताने के लिए भी समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है। Okay, so that was skimming and scanning. I hope it is clear. If there is any confusion, you can ask. किस चीज़ की समझ नहीं आई वलीद? जो पॉइंट समझ नहीं आया वो क्लियरली पूछें।
All right, so let's move on to the next type of letter, that is letter of advice. लास्ट टाइम हमने देखा था लेटर ऑफ अपॉलजी, जिसमें हमने अपनी किसी मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज करना था या कोई अपॉइंटमेंट मिस करने पे अपोलोजाइज करना था, और उसमें भी दो तरह के अपॉलजी लेटर थे, एक पर्सनल और दूसरा बिजनेस अपॉलजी लेटर. नाउ इट्स लेटर ऑफ एडवाइस, जिसमें ऑब्वियसली आपने किसी को एडवाइस देनी है. सो लेटर ऑफ एडवाइस जो है उसका एक पावरफुल इफेक्ट हो सकता है. एडवाइस जो है वो अगर आप लेटर रिटन फॉर्म में किसी को एडवाइस देते हैं तो ऑब्वियसली वो वर्बल एडवाइस से ज़्यादा वैल्यूएबल इसलिए होती है कि वो पर्सन जो है वो किसी भी वक्त वापस उसको देख के वापस से उसको रिवाइज कर सकता है, रिवोक कर सकता है कि उसको क्या एडवाइस दी गई थी, और उससे वो मोटिवेशन ले सकता है. आपके कोई भी कैजुअल कमेंट्स जो होते हैं वो भी समटाइम्स दूसरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस बन जाते हैं. 1 मिनट, लेट मी सी कि इसके फॉन्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ गई है. इट्स 33. 1 मिनट. Okay. Okay, so I hope it's visible now. Okay, good. 1 minute, I'm sharing the link, group link, then I will continue. सॉरी. सो ऑब्वियसली उससे आप किसी को वर्बल सजेशंस भी आप जो देते हैं वो किसी और के लिए बहुत मोटिवेशनल हो सकते हैं. अब लेटर ऑफ एडवाइस से आप गुडविल और ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा ये रीडर को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने गोल को अचीव करे. इसी तरह से किसी को उसकी हार्मफुल हैबिट छुड़वाने में उसको हेल्प कर सकते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करने में के लिए उसको कन्विंस कर सकते हैं. इवन किसी इंसान को अगर वो पहले से ही बहुत मोटिवेटेड है तो भी उसको इनकरेज कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स या सक्सेस को अचीव करे, मीनिंग कि द लिस्ट कैन गो ऑन. इसी तरह से जब आप लेटर ऑफ एडवाइस लिख रहे होते हैं तो उसमें प्रोफेशनल वर्ड्स को यूज़ करें. आपकी जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस होने चाहिए वो प्रोफेशनल होने चाहिए. जो वर्डिंग है वो सब कुछ होती है. जैसी आपकी वर्डिंग होगी वैसा ही आपके लेटर का इम्पैक्ट होगा. अगर आप टैक्टफुल होंगे, टैक्टफुल मीन्स कि आप एक ऐसे तरीके से अल्फाज लिखें कि जिसमें सामने वाले की फीलिंग्स भी हर्ट ना हों और वो परसुएड भी हो जाए. वार्म होंगे, आप जो कुछ लिख रहे हैं वो जेन्युइनली आपके दिल से आ रहा होगा, बस ऐसे ही सतही सी बातें नहीं कर रहे होंगे, तो उससे आपका जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगा. अब एडवाइस लेटर्स को लिखने के लिए कौन कौन सी टिप्स या सजेशंस हैं या कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं. अगर कोई आपसे एडवाइस मांगे तो उसको जल्द अज जल्द जवाब दें, उसको डिले ना करें. यही एडवाइस थी अपॉलजी लेटर में भी, और यही एडवाइस है किसके लिए, रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस के लिए भी. अपने आप को टाइम ज़रूर दें आंसर केयरफुली सोचने का, लेकिन इतना भी टाइम ना लें कि अगला बंदा जो है वो आपके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वो काम कर ले. यानी
टू लिटिल टू लेट वाली बात हो जाए। और दूसरा ये कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी पर्सनल फीलिंग्स चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जिस पर्सन ने आपसे एडवाइस मांगी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और अपनी टोन रिस्पेक्टफुल रखें। लेट सपोज कि जिस मामले में वो आपसे एडवाइस मांग रहा है वो आपको बहुत बुरा काम लगता है, आप बिल्कुल भी समझते हैं कि ये काम तो किसी सूरत करना ही नहीं चाहिए, ये तो कोई बहुत ही फजूल बात है, बट स्टिल आपकी टोन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और आपको बहुत टैक्टफुल होके ऐसे बात करनी चाहिए कि सामने वाला ऑफेंड ना हो। क्योंकि एडवाइस है, एडवाइस का लेटर है तो टोन हेल्पफुल होनी चाहिए, जजमेंटल नहीं होना आपने कि सामने वाले को लगे कि आप उसको जज कर रहे हैं, आप उसके बारे में एक राय बना रहे हैं। डायरेक्ट और इम्प्लाइड क्रिटिसिज्म दोनों ही को अवॉइड करें, ना डायरेक्ट होना चाहिए ना इम्प्लाइड होना चाहिए। अगर आप एडवाइस नहीं दे सकते किसी मामले में, जाहिर बात है हर चीज़ में तो हम एक्सपर्ट नहीं होते, तो अपना रिग्रेट भी क्लियरली एक्सप्रेस करें और किसी ऐसे पर्सन को रेफ़र करें अगर कर सकते हैं तो, जो उस मामले में ज़्यादा बेहतर राय दे सकता हो। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो जो रीडर है वो समटाइम्स डिस्करेज भी हो जाता है। फिर सिंपल रखें अपनी एडवाइस को, टू द पॉइंट रखें। फिर आपकी जो टोन है उसमें एप्रिसिएशन होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी नहीं होनी चाहिए आपकी टोन के अंदर कि जैसे आप अपने आप को सामने वाले से सुपीरियर समझ रहे हैं और सामने वाले को अपने से कमतर समझ रहे हैं। अगर आप खुद एडवाइस मांग रहे हैं किसी से तो फिर उन लोगों से एडवाइस मांगें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और वो आपको हमेशा सही एडवाइस देंगे, और आपको ये भी पता है कि वो आपकी जो भी मसला है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और किसी और को उसके बारे में नहीं बताएंगे। और जब कोई आपकी रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस को रिस्पॉन्ड करे तो हमेशा एक थैंक यू लेटर या लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी उसके जवाब में ज़रूर लिखना चाहिए कि here is a sample letter of advice, you can read it, it is also given in your book. ओके अगर आप न्यूज़पेपर्स को देखें या ऑनलाइन मैगजीन्स को देखें तो उनमें एडवाइस कॉलम्स होते हैं यूजली, जिनके अंदर लोग अपने मसले लिखते हैं और कोई ना कोई खातून या हजरत जो हैं वो उनका जवाब दे रहे होते हैं। इसी तरह से न्यूज़ चैनल्स पे भी मॉर्निंग शोज़ में अक्सर लोग अपने मसाइल के लिए कॉल करते हैं और कोई ना कोई एक्सपर्ट उन्हें उनके मसाइल का जवाब दे रहा होता है, तो दैट ऑल्सो इज़ अ सॉर्ट ऑफ लेटर ऑफ एडवाइस। प्रोफेशनल लाइफ में तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, पर्सनल लाइफ में भी आपको ऑब्वियसली अगले बंदे का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना, वो आपको एडवाइस दे रहा है, उसको भी तो थोड़ी सी फीलिंग आए कि आप उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। रिमेंबर गुड मैनर्स आर नेवर वेस्टेड। अब जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें एडवाइस कॉलम्स बहुत पॉपुलर भी होते हैं और काफ़ी एंटरटेनिंग भी होते हैं। फिर बहुत सारे लोग जो हैं इन लेटर्स को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और उनको अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करते हैं। अभी जो एडवाइस कॉलम्स होते हैं इनकी जो लैंग्वेज होती है वो इनफॉर्मल भी होती है, नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश की तरह ही इनकी लैंग्वेज होती है, तो उससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर
जब कोई अपना लेटर लिखता है एडवाइस मांगने के लिए, तो अगर आप उन लेटर्स को पढ़ें तो यू विल सी कि वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होती है, समटाइम्स एंग्री भी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो किसी ना किसी मसले में होते हैं तो एडवाइस मांग रहे होते हैं, किसी परेशानी में, किसी इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं तो एडवाइस मांग रहे होते हैं। और जो कॉलमिस्ट होते हैं जो उनको जवाब दे रहे होते हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज को देखें तो वो हमेशा लेस इमोशनल होती है, ज़्यादा रीज़नेबल होती है, और वो बड़े सुकून के साथ और बड़े रीज़नेबल वे में उनको जवाब दे रहे होते हैं। अब वो लोग जो इन एडवाइस कॉलम्स में लिखते हैं वो जो राय लेना चाह रहे होते हैं, यानी जो एडवाइस के लिए अपने लेटर्स लिखते हैं, वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे होते हैं, और समटाइम्स सोशल बिहेवियर या एटिकेट के इश्यूज को भी शेयर कर रहे होते हैं। शो कॉज होता है जब आपने कोई गलती की हो और आपकी जो हायर अथॉरिटी है वो आपसे पूछे कि आपने ये गलती क्यों की, तो आप उस कॉज बताते हैं, शो कॉज यानी कॉज बताएं, वजह बताएं। ज़्यादातर जो इन एडवाइस कॉलम्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी ज़्यादा लोगों पे अप्लाई हो रहे होते हैं और आप उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये जो कॉलम्स जो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आता है, यू कैन एन्जॉय रीडिंग दैम। और उनके जो बहुत सारे सजेशंस होते हैं वो काफ़ी सेंसिबल भी होते हैं, और कुछ सजेशंस ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ के आप खुद भी सोचने लग जाते हैं कि वेदर योर ओन आइडियाज़ आर करेक्ट और नॉट। समटाइम्स आप उनके सजेशन से अग्री नहीं करते, समटाइम्स आपको लगता है कि उनके सजेशन सही हैं, बट ईदर वे दे मेक यू थिंक अबाउट दोज इश्यूज। अब ये एक न्यूज़पेपर को लिखा जाने वाला लेटर है जिसमें एडवाइस मांगी गई है। So, dear Agni auntie, my doctor says I am suffering from arthritis in my hands. It is painful to work at home or at office type, and I cannot do as much gardening as I would like to do. The doctor has prescribed me pills, but I don't like to fill my body with drugs. I do take cod liver oil as I have heard that is good for joint pain. Can you recommend some things that aren't drugs, please? Secretary in pain. So that is a letter that is written to ask for advice. In your professional settings, when you are in a work environment, do not get dependent on your colleagues too much. No matter what, ultimately it's a work relation. No matter how close you get, they will remain your work colleagues. कहीं भी किसी भी जगह अगर कोई ऐसा इशू आएगा जहाँ पे उन्हें अपने प्रोफेशनल ग्रोथ और आप में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, तो आप भी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ ही चूज़ करेंगे और वो भी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ ही चूज़ करेंगे। ओके, नाउ हियर इज द रिप्लाई। Dear Secretary in pain, I know exactly how you feel and I am going to suggest that you look at some kind of alternative therapy, in particular the use of magnets. Although copper bracelets have long been known for helping sufferers of arthritis, magnetotherapy is becoming increasingly popular as a form of natural pain relief. So as you can see कि वो जो columnist है उसने आगे से उसको एक यूनिक जो है वो सजेशन दिया है कि वो मैग्नेट थेरेपी ट्राई करे अपनी पेन के लिए। सो दैट इज आवर यूनिट 4